Hello everyone, I am Sandhya Maurya and I am here to teach you chemistry of class 12. So before starting our first chapter of class 12, take a quick look on the content which you have to study in the entire session. टोटल आपके 16 चैप्टर हैं जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सेकंड चैप्टर आपका सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, फिफ्थ चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। ये जो आपके 1 to 5th चैप्टर है ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट जो आपका 6th चैप्टर है वो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, 7th है पी ब्लॉक एलिमेंट, 8th है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 9th है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो आपके 4 चैप्टर्स हैं ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शंस हैं एंड द रिमेनिंग चैप्टर्स फ्रॉम 10th to 16th विल बी इंक्लूडेड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट। जैसा कि आप सभी को पता है मैटर जो होता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अगर हम बात करें आउट ऑफ दीज 3 विच इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट, इट विल डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर। फर्स्ट इज़ द इंटरमोलिकुलर फोर्स, सेकेंड इज़ थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम मॉलिक्यूल या फिर आयंस उनको बाइंड करने की कोशिश करता है, जबकि थर्मल एनर्जी उसी का जस्ट अपोजिट होता है, वो उन पार्टिकल्स को दूर करने की कोशिश करता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट विल हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और शॉर्ट। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। थर्ड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है इन केस ऑफ सॉलिड, इट मीन्स कि थर्मल एनर्जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ज़्यादा है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं, बट वो पार्टिकल्स क्या होते हैं अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। Now we will move towards our next topic, that is classification of solid. Solid on the basis of nature of order are classified into 2 types. First one is the crystalline, second one is the amorphous solid. Crystalline solids are the solid which have definite characteristic geometrical shape. कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी स्मॉल क्रिस्टल्स हैं उन सभी का शेप क्या है, सेम है। और इस स्मॉल क्रिस्टल्स में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो कि यहाँ पे ग्रीन और रेड से शो किया गया है, उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है। बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इसका शेप इरेगुलर होता है, मीन्स यहाँ पे जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं उन सभी का शेप क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, इट विल रिपीट पीरियोडिकली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ क्रिस्टल। बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इट विल हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन्स यहाँ पे जो पीरियोडिकली रिपीटिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विल मेल्ट एट अ शार्प एंड अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, देन इट विल नॉट मेल्ट एट 69.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड जो होता है ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स कि अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 60 से 65 डिग्री सेल्सियस है तो जैसे ही वो 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद उसको ईजिली मोल्ड किया जा सकता है डिफरेंट शेप्स में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं क्योंकि उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। वहीं अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड को तो अमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड बोला जाता है। इस स्यूडो सॉलिड का मतलब होता है कि सॉलिड ही है बट उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिक्विड से मैच करती हैं। जैसे कि अमॉर्फस सॉलिड में भी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, बट वो टेंडेंसी काफ़ी स्लो होती है। अगर आप किसी भी पुराने बिल्डिंग के ग्लास पेन्स जो वहाँ ग्लास होता है उसे ऑब्जर्व करेंगे
तो आप देखेंगे जो बॉटम का पोर्शन है वो थिक होगा एज कम्पेयर टू द अपर पोर्शन। वो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लास होता है वो अमॉर्फस सॉलिड है और वो धीरे धीरे फ्लो करके बॉटम पर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं अगर उन्हें किसी शार्प एज टूल से कट किया जाए तो उसका जो पीसेस जनरेट होता है उसका सरफेस प्लेन एंड स्मूथ होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के पीसेस जो जनरेट होते हैं वो इरेगुलर सरफेस होता है उसका। नेक्स्ट है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, वहीं अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है अनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अनाइसोट्रॉपिक कहने का मतलब कि इसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है अलॉन्ग द डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हम एक क्रिस्टल को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट हैं। इस वजह से ए से बी की तरफ मूव करने पे उनका जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होता है। वहीं सी से डी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से दोनों तरफ ए टू बी और सी टू डी मूव करने पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट हो जाती हैं। वहीं इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब कि उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो पहले से ही इरेगुलर होता है, तो उसमें किसी भी डायरेक्शन में मूव किया जाए तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम ही रहेंगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें कि पहला जो है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा जो है वो है आयनिक सॉलिड, थर्ड जो है मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ हमारा है कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। पहला है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर, थर्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड। सो हम पहला देख लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो है डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा किसी भी दो एटम या किसी भी दो मॉलिक्यूल्स जो कि सिमेट्रिकल चार्ज होते हैं उनके बीच में एक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे दो एटम ले लेते हैं, एटम ए एंड एटम बी, और हम मान लेते हैं कि किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए एटम ए जो है वो अनसिमेट्रिकल हो गया है, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एटम ए में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, और ये क्या करता है कि एटम बी में भी डाइपोल इंड्यूस्ड कर देता है। दोनों के बीच में टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स। यहाँ पे अगर हम फिज़िकल नेचर की बात करें तो वो होता है सॉफ्ट नेचर, और ये नॉन पोलर जो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए ये इंसुलेटर्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वेरी लो होता है। सेकेंड है हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें अगर हम एग्जांपल से देखें और हम यहाँ पे HCl का एग्जांपल ले लेते हैं तो क्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन पे क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इसी के बगल में अगर हम एक और HCl ले लेते हैं तो हाइड्रोजन पे यहाँ पे भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे जो क्लोरीन है उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला HCl जो है वो भी डाइपोल बन गया है, और ये वाला HCl जो है वो भी डाइपोल है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अगर हम इसकी फ़िज़िकल नेचर की बात करें तो ये सॉफ्ट होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इंसुलेटर होता है। इट मीन्स ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, बट अगर हम इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से कंपेयर करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। फिर भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो गैसियस और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, और कुछ सॉलिड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी होते हैं लाइक सॉलिड SO2। थर्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड।
हाइड्रोजन बॉन्डेड के अगर हम अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म होता है हाइड्रोजन इन बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे H2O का जो आइस है वो लिया गया है क्योंकि यहाँ हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। इसका जो फिजिकल नेचर है वो हार्ड होता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। सेकेंड है हमारा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। और अगर हम अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो इसमें कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। तो जो आयनिक सॉलिड होता है उसका जो 3D अरेंजमेंट होता है उसमें जो कैटायन और एनायंस प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। और आयनिक सॉलिड जो है वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, बट इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में ये जो है कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई होता है। थर्ड है हमारा मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो होता है पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है ये ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ब्लू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें जो है वो पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो होता है मेटेलिक बॉन्डिंग। अगर हम फिजिकल नेचर देखते हैं तो ये जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं बट मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। और ये मेटेलिक सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट दोनों ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। फोर्थ वाला जो हमारा है वो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये जो सॉलिड है ये बेसिकली नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है। नॉन मेटल में जो एडजेसेंट एटम होते हैं उसके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो थ्रू आउट द इंटायर क्रिस्टल होता है और उसे हम जायंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो दो कार्बन एटम है इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल नेचर का होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है अपनी ही पोजीशन पे फिक्स होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसका फिजिकल नेचर की बात करें तो ये हार्ड होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट वो सॉफ्ट इन नेचर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखें ग्रेफाइट का तो यहाँ पे जो कार्बन है वो लेयर्स में अरेंज है। ये लेयर में अगर हम देखें तो हर एक कार्बन जो है वो सिर्फ 3 कार्बन से बॉन्ड है। हर एक कार्बन जो है वो 3 ही कार्बन से बॉन्ड है, जबकि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। इट मीन्स एक कार्बन की वैलेंसी जो है वो फ्री है। यहाँ पे एक फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका मूवमेंट फ्री होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।